कि हमारी छोटी बहन प्रोफेसर ऋतु 100 दिन से बैठी है और आप लोग 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे हैं, तो मैं ऋतु के लिए तालियां बजवाना चाहूंगा। ऋतु की बहादुरी के लिए तालियां, उसके 101वें दिन तक बैठे रहने के लिए तालियां, उसके लिए साधुवाद। और आप लोगों के लिए, आप लोगों की संख्या के लिए विशेष साधुवाद कि आज 6 दिसंबर है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और इस उपलक्ष्य में देश भर में, दिल्ली एनसीआर में जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। और आप लोग सुबह 5 बजे पार्लियामेंट के लिए निकले थे, उसके बाद शाम को 5 बजे यहाँ आए हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। आशुतोष भाई से मेरा विशेष अनुरोध है और आ गए, मैं उनका 10 बार भाषण सुना, आपको भी मेरा सुने। मैं बिठा लूंगा सबको, मैं 2 घंटे बोलूंगा, मुझे पता है आप कैसे आते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन, जिन्होंने मुझे बोलने की और आपको सुनने की ताकत दी। मुझसे पूर्व में हमारे बड़े भाई मनोज अंतानी जी, जो समतावाद टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने अपनी बात विस्तार पूर्वक से रखी और उन्होंने जो बात कही, नीलम जी ने जो बात कही, मैं उन दोनों की बात का समर्थन करते हुए अपनी बात रखता हूँ। अंतानी जी ने कहा कि मुझे भाषण देना नहीं आता, ये सच्चाई है। जब भी मैं अकेले में होता हूँ तो कहता हूँ कि बोला करो, पढ़ा करो, बोले नहीं मैं पत्रकारिता में घुस में, तो बात ठीक है, लेकिन जब बोलोगे और आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू जी महाराज के विचार को आगे बढ़ाने का काम करोगे तो फिर आपके ऊपर एक दो मुकदमे होंगे, आपके सर में लट पड़ेगा, आपके कमर पर लाठियां पड़ेंगी, आपके ऊपर पथराव होगा, आपकी गाड़ियों के शीशे तोड़े जाएंगे, तो फिर पता चलेगा कि नीलम बौद्ध, नीतू सिंह, आशुतोष, मनोज अंतानी, लक्ष्मण यादव, रतन लाल, राहुल नागपाल, ये जो 10-20 लोग पूरे मुल्क में फूले अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जब उन पर लाठियां पड़ेंगी, जब ये पिटेंगे, तो शायद तभी हमारा समाज हमारे साथ खड़ा होगा। वो चाहता है कि हम लोग पिटे, हमारे ऊपर डंडे पड़े, हमारे ऊपर FIR हो। तो अगर यही सोच करके आप लोग आना चाहते हो, अगर यही चाहते हो कि मुकदमे हो, अगर यही चाहते हो कि हमारे ऊपर हमले हो, तो हम इस बात के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल नहीं डरे, बस आप आ जाना, हम इस बात का इंतजार करेंगे। ऋतु कहती है हमेशा कि मेरे लिए जब मैं मर जाऊं तो कैंडल मार्च मत निकालना, कैंडल लेकर के मत आना। ऋतु कहती है हमेशा कि रोहित वेमुला, पायलटानी, तमाम लोग जो हमारे बीच नहीं रहे, इस बहुजन समाज की विचारधारा को जो धार दे सकते थे, क्या कसूर था उन लोगों का? क्या वो दलित समाज में पैदा हुए, यही कसूर था? क्या कसूर था उन लोगों का बहुत अच्छे सुंदर दिखती थी पायलटानी ऋतु की तरह? क्या कसूर था कि वो आंख में आंख डाल करके मनुवादी सिस्टम से बात करती थी, ये कसूर था? और अगर ये कसूर है तो हम ये कसूर आपके पेट से लेकर के पैदा हुए, बाबा साहब को पढ़ करके पैदा हुए हैं, हम ये हमेशा करते रहेंगे और तुम्हारी आंख में आंख डाल करके बात करते रहेंगे हमेशा। क्या चाहता है देश का ब्राह्मणवाद? क्या चाहता है देश का मनोवाद? वो चाहता है कि दलित दलित जैसा दिखना चाहिए, वो चाहता है कि दलित दलित जैसा दिखना चाहिए। हमसे कहते हैं राहुल नागपाल लगते नहीं चमार हो, हमसे कहते हैं लगते नहीं यार मनोज अंतानी, नीलम बौद्ध और जवाहर ऋतु सिंह तुम दलित हो। तो आपकी नजर में दलित की परिभाषा क्या है? आपकी नजर में दलित की परिभाषा है आपके सामने गिड़गिड़ाता है, आपके सामने डगमगाता है, आपके सामने वो बोल ना पाए, आपके सामने खड़ा ना हो पाए, आपके सामने इंग्लिश और अंग्रेजी को छोड़ ले, वो ढंग से हिंदी नहीं बोल पाए। आप ऐसे दलित को चाहते हो, लेकिन ये वो दलित नहीं है साहब, ये बाबा साहब और फूले का वंशज है। ये वो दलित है जो तुमसे बेहतर अंग्रेजी बोलता है, जो तुमसे बेहतर पढ़ता है, जो तुमसे बेहतर भाषण देता है, जो तुमसे बेहतर नेतृत्व करता है। और ये हमने साबित किया है, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये हमने साबित किया है। अभी तो जुम्मा 50-60 साल हुए अधिकार मिले संविधान में, तब उनकी नानी मर गई। अभी चलने को थोड़ा सा, मुझे मालूम है आप छन्नी लगाओगे, आप जाली लगाओगे, आप गेट लगाओगे। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संदर्भ में संविधान सभा में आने के लिए कही गई थी कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा, कहा गया था कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा संसद भवन में आने के लिए दरवाजे को छोड़िए, खिड़कियां भी बंद कर दिए। लेकिन बाबा साहब की टांग थी, बाबा साहब की हट थी कि वो संविधान सभा में भी गए, संविधान भी लिखा और संसद भवन में भी गए। ये बात अलग है कि उस समय नेहरू ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, खुद जाकर के काजोल का 30 सभा 25 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया। ये बात नहीं लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसी अम्बेडकर के वंशज बेटा हूँ, उसी बाबा साहब और फूले कबीर नानक रैदास के वंशज हैं।
कि हम लोगों को मालूम है अधिकार कैसे दिया जाता है। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम राज चलाना भी जानते हैं, हम राज को कैसे चलाना या अपनी पीढ़ी को बताना भी जानते हैं और अपना हक का गुजार लेना भी जानते हैं। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है। आप यहाँ कसम खाइए सारे लोग, जब बहन ऋतु के समर्थन में एक एक बच्चा, अभी छोटा बच्चा भाषण देकर के गया, मैंने बहुत कम बच्चे ऐसे देखे, मैंने 1000 से ज्यादा मंचों पर कविताएं सुनाई, 1000 से ज्यादा 22 राज्यों में प्रोग्राम किए, 10 बार से ज्यादा पार्लियामेंट में खड़े होकर के कविताएं सुनाई। मेरा दावा है ये अगली पीढ़ी तैयार हो रही है और ये मुझसे और ऋतु से कम इन बच्चों से ज्यादा परेशान है, इन बच्चों से ज्यादा परेशान है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगा, देखेंगे कि 12 साल का बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े होकर के खुद फूले की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, तो वो कहेंगे कि अभी तक तो एक ऋतु, रतनलाल लक्ष्मण यादव, राहुल नागपाल से परेशान थे, इनकी तो 30वीं और 4थी पूरी तैयार हो गई। समझ लीजिए, जिस आंदोलन में 80 साल के बुजुर्ग लगे हो, जिस आंदोलन में 40 साल का राहुल नागपाल, 45 साल के मनोज जनतानी लगे हो, जिस आंदोलन में हमारी छोटी बहन लगी हो ऋतु, और जिस आंदोलन में 12 साल का बच्चा लगा हो, उस आंदोलन की मनोवादी का रोक नहीं सकते। हमारे रामराज में समय हुआ आंदोलन और हम इसको रोक नहीं देंगे। हम लोग, हमारी किसी से लड़ाई नहीं। अभी अंतानी जी ने कहा ओझा जी के बारे में कुछ, मैं एक बात कहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं, ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं, हम मनुवाद के विरोधी हैं, हम किसी जाति के विरोधी नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ब्राह्मण उस टाइपराइटर की तरह है, उसे दबाव कहीं से लगेगा, वही जाकर के काम का मतलब सीधा होता है। तब मैं कहता हूँ आप तमाम लोगों से कि मैं ब्राह्मणों का धन्यवाद करता हूँ, मैं ब्राह्मणों का धन्यवाद करता हूँ। किन ब्राह्मणों का? उन ब्राह्मणों का जो अम्बेडकरवादी थे, उन ब्राह्मणों का जो बुद्धवादी थे, कबीरवादी थे, नानकवादी थे, रैदासवादी थे। अगर आज की तारीख में हम भारत में बहुत साहित्य पढ़ पा रहे हैं तो मैं राहुल सांकृत्यायन को धन्यवाद करता हूँ। ये सब ब्राह्मण थे, लेकिन तिब्बत और चाइना से जाकर के गाड़ी भर भर करके बहुत साहित्य लाए, उसका हिंदी में अनुवाद किया, तो आज में राम बहुत साहित्य पढ़ पा रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथी थे, जाति से ब्राह्मण के पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पूरा जीवन बौद्ध धर्म को बढ़ाने में लगा दिया। नंदा होता जैसे बच्चों का धन्यवाद करता हूँ और तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आइए, ये लड़ाई मानवता को बचाने की है, ये लड़ाई समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे को बचाने की है, ये लड़ाई इस देश की आदिवासी औरतों के मान सम्मान को बचाए रखने की है, जिसमें कभी मनुस्मृति और तमाम हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में कभी सम्मान नहीं मिला। हमारा क्या मतलब है? हम क्यों हम लोग अपना समय, कीमती समय निकाल करके ब्राह्मणवाद को और हिंदुओं के धर्म शास्त्रों में करने निकाल रहे? हमारे पास तो बहुत काम है, हम क्यों करने निकालेंगे? लेकिन हमें मालूम है कि इस देश को विश्व गुरु बनने से यही धर्म ग्रंथ रोक रहे हैं। अगर इस देश को सही मायने में विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो मनुवादी सिस्टम को और हिंदूवादी सिस्टम को आग लगा दीजिए। जब तक उसको आग नहीं लगाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। मोदी जी कहते हैं कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, बनाइए साहब, लेकिन रास्ता कौन सा है विश्व गुरु बनाने का बता दीजिए। एक आदमी खड़े होकर के दिल्ली में कहे मुझे मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने का रास्ता तो पूछा जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि मन मस्तिष्क तो मुंबई चल रहा है और रास्ता आपका पटना की तरफ जा रहा है। मोदी जी वही काम कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि हमको देश को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन रास्ता जो वो हिंदू राष्ट्र बनाने का पकड़ रखा है। हिंदू राष्ट्र कभी विश्व गुरु नहीं हो सकता। विश्व गुरु का सिद्धांत समता, स्वतंत्रता, बंधुता, करुणा, भाईचारे पर खड़ा है, जो बुद्ध के सिद्धांत से आता है। जो लोग ये कहते हैं विदेशों में जाकर के हम बुद्ध की धरती से आए हैं, अच्छी बात है भाई, विदेश में थोड़ी झूठ बोलोगे, वहाँ थोड़ी मीडिया है ये मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया जो तुम्हारी गलत बात को सही ठहरा देगा। वहाँ तो मीडिया पकड़ लेगा और पूछेगा कि बताओ उस राम का वजूद क्या है, बताओ उस कृष्ण का वजूद क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट कुछ है, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कुछ है लिखित रूप में तो नहीं है। लेकिन हाँ, बुद्ध का तो है, महावीर का तो है, कबीर का तो है, नानक का तो है, रैदास का तो है, फूले का तो है, साहूजी महाराज का तो है, इन तमाम बहुजन महापुरुषों का है। और इन्हीं के नाम से भारत भारत है। जो लोग आज मंदिर बना करके दूसरे हमारा साधुवाद, जिन्होंने धारा 370 खत्म कर दी, हमारा साधुवाद, अब आगे की बात करो भैया। अब बताओ देश की आधी आबादी को न्याय कैसे मिलेगा? इस देश के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ करके जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हो, उनको न्याय कैसे मिलेगा? ये ऋतु झा और ऋतु जैसे तमाम जो लोग जिनका रोज यूनिवर्सिटियों में, IIT में, तमाम शिक्षा संस्थानों में रोज जो मर्डर हो रहे हैं जाति के नाम पर, इनको न्याय कब मिलेगा? इनको न्याय की बात करिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से बेटी नहीं बचेगी, ना पड़ेगी।
अगर बेटी को ईमानदारी से पढ़ाना है, ईमानदारी से बचाना है, आप पढ़ाने की बात कर रहे हो मोदी जी। आपका सिस्टम आरएसएस के लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, जो बेटी पढ़ गई, प्रोफेसर हो गई, सब कुछ कर दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, वो रोड पर न्याय मांग रही है, तो कौन से पढ़ी लिखी, इससे ज्यादा पढ़ी लिखी कहां से लाओगे भैया? बता दो। तुम्हारी डिग्री तो हमने चेक नहीं की, ऋतु की तो डिग्री तुमने चेक करके यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रखा होगा, बिना चेक करे तो नहीं रख लिया। तो ये सारी चीजें विचारणीय प्रश्न है, और इन सारी चीजों पर मैं तो सरकार को भी लताड़ रहा हूँ, मैं अपने वालों से भी नाराज रहता हूँ, इन मनुवादियों से जिनको हम गाली दे रहे हैं, जिनको कहते हैं कि हमारा बहुत शोषण किया है, इनसे निपट लेंगे। थोड़े से मुठीभर लोग हैं, बिहार की जनगणना में साबित हो गया 12% है, तो 15% बताते थे, तो 12 लेके 3% और घट गए, इनसे तो लड़ लेंगे। जिस दिन आप इकट्ठा हो जाओगे, मुझे इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये लगती है कि जिस मंच पर मैं बोल रहा हूँ, इसी मंच पर लक्ष्मण यादव बोलता है, हमारा छोटा भाई, इसी मंच पर ये संजीव तोमर बोलता है, जाट कम्युनिटी से आता है, इसी मंच पर ये ओझा जी बोलते हैं, जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, इसी मंच पर दूसरे 5 समाज के लोग बोलते हैं, यह सही माने में, इसी मंच पर जानवर साहब हमारे बीच आकर किसी समाज से वो जमीन के नारे साथ बोलते हैं, तब जाकर के बहुजन समाज बनता है, और तब जाकर के ऋतु के आंदोलन लड़ाई मजबूत होती है। 101 दिन मैं कल इंटरव्यू किया ऋतु का, मैंने पूछा कि 101 दिन की क्या उपलब्धि है, रात को 10 बजे इंटरव्यू किया, मैंने चलाया, मैं कहता हूँ इंटरव्यू देखिए, आप लड़ेंगे, आपका रास्ता ठीक होना चाहिए, आप जीतेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद ही ऐसा है जो देश के अंदर मनुवाद को हरा सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। और आपको मैं बता दूं, जो लोग रात के अंधेरे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ करके चले जाते हैं, जो लोग पेरियार को गाली बकते हैं, समझिए, सोचिए, विचारिए कि जो डॉक्टर अम्बेडकर की जिस डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति इनको डराती हो, जिस पेरियार की मूर्ति इनको डराती हो, वो डॉक्टर अम्बेडकर का पेरियार का विचार कितना रात को डराता होगा, जरा सोचिए। तो मूर्ति टूट रही है, टूटने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किताबों को मत चलने देना, उनके आंदोलन को जिंदा रखना, उनके विचार को फैलाना। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद स्थापित हो चुका है, बुद्धवाद स्थापित होगा, ये असमानतावादी मैदान छोड़ करके भागेंगे, देश में समता बंधुता भाईचारा के आधार पर तमाम लोग रहेंगे। और हम यहाँ बैठे हैं, 101 दिन में बोल रहा हूँ, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, प्रोफेसर ऋतु ये लड़ाई जीत करके जाएगी, क्योंकि नारा दिया है नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। और न्याय का मतलब अगर ऋतु को नौकरी लेना होता, ऋतु को उसी कॉलेज में जाकर के प्रोफेसर बनना होता, तो ये काम तो आंदोलन के 2-3 दिन में ही हो गया था। उन्होंने जब ही घुटने टेक दिए थे, कह दिया था कि हम लोग नौकरी देने को तैयार है, आपके प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए। लेकिन क्या हुआ, ऋतु ने कहा कि नौकरी नहीं चाहिए, जो सैलरी आप देते हो मुझे, इतना तो मेरा समाज मुझे दे देगा, और ये आंदोलन में 7 महीने चला दूंगा अपने समाज के भरोसे। लेकिन न्याय चाहिए, किस तरीके का न्याय चाहिए भाई? न्याय है कि आज ऋतु ने जो लड़ाई शुरू की, वो आज लक्ष्मण यादव तक आई है, कल को रतन लाल जी का प्रमोशन हो सकता है, उनके साथ कोई हादसा हो जाए, कोई दूसरा बोलेगा, उनके साथ कोई हादसा हो जाए। जब तक ये काम लोग करते रहेंगे, जब तक ये काम बंद नहीं होगा, हमारे लोगों की जो रक्षा सुरक्षा है, तब तक वो सुरक्षित नहीं की जाएगी, तब तक ये आंदोलन होगा। तो सविता रॉय को, रजिस्ट्रार को, डीसी को जेल भेजो, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे सम्मान ऋतु उसी कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त करिए, हम तब तक लड़ाई जारी रखेंगे। दूसरी बात की बात क्या करके बात खत्म करो, आप लोग हिम्मत मत हारिए, इस देश के अंदर आपके पास क्या है क्या नहीं है ये छोड़ दीजिए, आपने बहुत कुछ पाया है। मैं नहीं कहता अमेरिका से एक पत्रिका निकलती है, रिसर्च पत्रिका, उसका विश्लेषण है, उसमें छपा है कि विश्व में अगर सबसे ज्यादा एक कम्युनिटी है, विश्व में, भारत में नहीं विश्व में, जिसने सबसे ज्यादा तरक्की की है, एक समाज है, तो वो इस देश का दलित समाज है, वो अम्बेडकरवादी लोग हैं, तो आप सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले लोग। विचार करिए, आपके पास था क्या? कुछ भी तो नहीं था यार। गांव में पूरब की दिशा में बसाए जाने वाला समाज, जिसमें से बदबू आती हो, या जिसके पास पहनने के कपड़ा नहीं, खाने की रोटी नहीं, लंगोटी नहीं, कुछ नहीं, आज बढ़िया सूटी बूटी गाड़ी, 50 लाख की फॉर्च्यूनर, 3 करोड़ का फ्लैट, और हजारों आदमी तो इसी दिल्ली में रहते तो 4-4 हजार करोड़ के हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आप बस डटे रहिए, सब आएंगे, और जो नहीं आएंगे वो भी पिटेंगे, फिर वो भी रास्ता सड़क है, रास्ता सड़क है। अभियंता जी ने कहा कि राहुल नाथ जी 1 लाख रुपए लेते थे, कभी का सुनाने की सच्चाई है, कभी सम्मेलन करता था, पीछे के रास्ते जाता था, पीछे के रास्ते आता था, 1 लाख रुपए 90,000 पेमेंट मिलती थी। लॉकडाउन लगा, कभी सम्मेलन बंद हुए, उन्होंने सोचा हम भी पत्रकारिता करने का, 98 में 97 में दैनिक जागरण में करते थे, हमने कहा कि हम भी कर लेते। आज मुझे पत्रकार साथी ने 26 को पूछा कि भैया क्या हो आप, कौन हो आप? पत्रकार हो, वक्ता हो, एक्टिविस्ट हो, कौन हो, कवि हो? मैं कहा मैं भाई सब कुछ हूँ, मैं उस टाइपराइटर की तरह हूँ कि मुझे किसी भी कॉलेज से मार्केट दबाओ, मैं लगूंगा बिल्कुल बाबा साहब की ड्यूटी पे जाकर।
मैं अपनी बात कविता के माध्यम से कहूँ, गीत के माध्यम से कहूँ, वक्तव्य के माध्यम से कहूँ, किसी भी प्रकार से कहूँ, लेकिन मेरी बातों में पूरे और अम्बेडकर जिंदा है और वो आजीवन जिंदा रहेंगे। अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ तमाम मंचों पर ये मेरे वीडियो पड़े, तमाम मंचों पर मैं कहता हूँ कि जब हम पैदा हुए थे तो माँ का घाघरा नीला था। जब रघुनाथ पाल पैदा हुआ था तो माँ का घाघरा नीला था। जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पैंट नीला। जब पैदा हुए थे तो माँ का घाघरा नीला था। जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पैंट नीला था। जब 18 साल की उम्र में झगड़ा हुआ लड़ने के लिए लड़ चाहिए था तो संसद से निकलकर झंडा नीला, तो संसद से निकलकर झंडा नीला था। और जब पहली बार वोट डाला तो राजनीति निकलकर झंडा नीला था। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे तो वोट भी इस बात से नीला ही था। और आज यहाँ खड़े हैं तो ये लाइट नीली है और जब मरेंगे तो कफन नीला होगा। नीले के साथ कटाई नहीं करेंगे। हक और हकूक की हिमाकत की है हमने। मैं कहता हूँ रितु कि हक और हकूक की हिमाकत की है हमने। अगर ये बगावत है तो बगावत की है, बगावत की है हमने। दो पंक्तियों पढ़ के आपकी बात समझ जाता हूँ कि तुम्हारी चौखटों पे सर आंदोलन करेंगे, हमारा संवैधानिक राइट है, लड़ेंगे, जीतेंगे, नारे लगाएंगे, जमीन लोगों को तय करेंगे, कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये चाहे कि ऋतु आकर के समझौता कर ले, वो नहीं हो सकता। आज मैं 4 साल तक पार्लियामेंट में बैन रहा, चंद्रशेखर रावत को ले गया था मैं, मुझे सरकार ने बैन कर दिया, राहुल गांधी 4 साल तक पार्लियामेंट में नहीं आएगा। 14 अप्रैल को 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने रात कल एक मेल किया मंत्रालय को, मैंने कहा भाई अप्रैल में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे कम से कम बुला लो। तो रात को 12:30 बजे मेरा है कि आप आ सकते हैं, लेकिन मंच पर नहीं चढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं गया, तमाम लोगों से मिला, मैंने कहा मैंने यार आपको बुला लो, बोले माफीनामा लिख करके दे दो कि जो 2018 में आपने यहाँ पर किया था उपद्रव को नहीं करोगे। मैं उपद्रव तो था नहीं, हमने तो नारे लगाए थे, कविता पड़ी थी, वो नहीं साहब सब लोग नाराज हैं, तो मैं माफीनामा तो लिख करके ले देंगे, हम अम्बेडकर के बन सके माफीनामा तो बुलाओ, मैं बुलाओ, 1 लाख रुपए साल का नुकसान है, 2 बार बुलाते थे, 50,000 देते थे, कोई दिक्कत नहीं। कौन से आपको बोला समाज बहुत बड़ा है, पूरा देगा तो 85 के रोजगार मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहता हूँ 4 पंक्तियां करता हूँ कि तुम्हारी चौखटों पे अब सर रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं है हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं है हम। 5:05 और मैं 10 मिनट की बात करते हुए 15 मिनट में अब हम तमाम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब को नमन करेंगे, और तमाम लोग जहाँ ऋतु में कहेंगे वहाँ चलेंगे, और जो भी उनका प्रोग्राम है सामने का बाबा साहब का चित्र लगाए, वहाँ पर तमाम लोग बाबा साहब